हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान में अचानक से हुकूमती दिलचस्पी और उसके बाद कई अहम तब्दीलियां देखने में आई हैं। गुज़श्ता हफ्ते ही गवादर में इमरान खान ने ऐलान किया कि वो नाराज बलोचों से बात करने का सोच रहे हैं। उसके बाद 2 रोज़ पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बलूचिस्तान में अमन को पाकिस्तान में तरक्की की ठोस बुनियाद करार देते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि कुर्बानी और मुश्किलात से हासिल अमन के साम्राज्य जो हैं वो समेटे जाएं। इस अहम मामले पर होने वाली नाज़रीन पेशरफ्त से मीडिया को आगाह करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि वज़ीर आज़म के ऐलान के तहत नाराज बलोचों से बाकायदा मुज़ाकरात पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक कन्फ्यूजन थी यहाँ पर। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि जी जो लोग इंडिया के साथ राब्ते में थे उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन खुद इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जो इंडिया के जिनको इस्तेमाल कर रहा था उनसे मैं बात करने पर सोच रहा हूँ। तो ये कन्फ्यूजन है, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। इस तमाम मामले में बयानात के बाद एक अमली पेशरफ्त हमें गुज़श्ता रोज़ नज़र आई जब इमरान खान ने नाराज़ बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात के तनाजुर में शाहजैन बुगती को मुआवन ख़ुसूसी बराए हम आहंगी बलूचिस्तान तैनात कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इस अहम मामले पर 2 नुक्ते फ़िक्र सामने आ रहे हैं। एक नुक्ता नज़र जो ख़ुद बलूचिस्तान के अंदर से सामने आ रहा है वो ये है कि क्यों इन अफराद से बात की जाए जिन्होंने हथियार उठाए हैं, और इनमें सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो चूँकि साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और काफ़ी उन्होंने वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है, वो ये समझते हैं कि ये अमल होना ही नहीं चाहिए। दूसरी जानिब शाहजैन बुगती को इस अहम मामले पर हमांगी कायम करने की जिम्मेदारी सौंपने पर सख्त एतराज़ उठाया जा रहा है, क्योंकि वो ये बताते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जिन नाराज़ लोगों से इन्होंने बात करनी है उनसे ना तो शाहजैन बुगती के ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ही उनका कोई इतना ज़्यादा असर रसूख है। इस सूरत में एतराज़ उठाने वालों का ये भी कहना है कि हुकूमती बयानात जो हैं वो माजी की तरह सिर्फ ऐलानात ही साबित होंगे। अब एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन देखना यह होगा कि हुकूमत की ये कोशिशें किस हद तक कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि ऐसी कोशिशें माजी में भी की गई। 2009 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का ऐलान किया गया, उसमें भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। फिर 2015 में बड़े पैमाने पर नून लीग के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच साहब के दौर में इनसे बातचीत हुई और माफ़ी और माली इमदाद के साथ साथ वादे भी किए गए। मालिक बलोच साहब बाहर भी गए, नाराज़ बलोच जिला वतन रहनुमाओं से मुलाकातें की। फिर उसके बाद दूसरे वज़ीर आला आए सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब इस दफ़ा क्या ये मामलात आगे जाएंगे, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर जान मैंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमें साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल पार्टी के सरबरा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी ज्वाइन करेंगे, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ लेने के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, मालिक बलोच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप उसको? गवर्नमेंट ने ऐलान भी कर दिया है, मुज़ाकरात के लिए ये तैयार हैं, लेकिन साथ में शाहजैन बुगती साहब पे भी एतराज़ात ये उठ रहे हैं कि शायद वो सूटेबल पर्सन नहीं है इस मामले के लिए। आपने काफ़ी अरसा कोशिशें की, बाहर भी गए, ओवरऑल आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? शुक्रिया जी, मैं आपको मशकूर हूँ। देखिए, जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई तो मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी जिम्मेदारी जनरल डिक्टेटर मुशर्रफ पे है कि उसने जो आग बलूचिस्तान में लगा दी। बलूचिस्तान में 77 के बाद 35 साल बिल्कुल अमन रहा, लेकिन मुशर्रफ ने जो आग लगा दी वो अब तक हम जल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नेशनल पार्टी शुरू दिन से हमारी ये ख्वाहिश रही है, हमारी ये कोशिश रही है कि आप बजाय गोली की ज़ुबान में बात करने की आप डायलॉग करें। हमने बल्कि यहाँ के लोगों से अपील की है, जो बलूच मिलिटेंट थे उनसे भी अपील की है कि जी आप मेहरबानी करके, इससे पहले भी हमारे बड़ों ने मुज़ाकरात किए हैं, आप लोग भी मुज़ाकरात कर लें। और हमने जब हमें हुकूमत मिली
तो डे वन से हमारी पार्टी की कोशिश थी, हमने कोशिश की, सियासी क़यादत से मुलाकातें की, अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, उनको काहिल करने की कोशिश की कि बलूचिस्तान में अमन उस वक्त आ सकता है जब आप बलूच मिलिटेंट से मुज़ाकरात करेंगे। फिर जाके आखिर में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में पीएम की सरबराही में हुई। फिर मुझे इख्तियार दिया गया कि आप जाके बात कर लें। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत दोनों मौजूद थे। फिर जाके हमने एफर्ट्स की, बड़ी मुश्किल के बाद हमने एक दो कामयाबियां हासिल की। फ़र्ज़ करें फ़ेज़ 1 में हमें जो चीज़ें तय की गई थी वो था कि खान अफकलात सुलेमान दाऊद खान साहब से और नवाबज़ादा बुरहान बुगटी से जब हमने बात की तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम बात करेंगे। नवाबज़ादा बुरहान बुगटी के पास पहले मैं अकेला गया, फिर हमने जाके यहाँ रिपोर्टिंग की। तो मैं और जनरल कादिर साहब गए और ख़ान साहब के पास हमने अपना जो है ना सरावान के नवाब मोहम्मद ख़ान शाहवानी साहब को भेजा, सरदार कमाल खान बंगुलज़ई, मीर कबीर मोहम्मद शही और मीर खालिद लांगो को ख़ान साहब के पास भेजे। दोनों की तरफ से हमें मुस्बत रिस्पॉन्स मिली। लेकिन बाद में जो मैंने महसूस की कि जिन लोगों ने हमें भेजा था, ख़ास तौर पर जो हमारी अस्करी क़यादत की थी, उसमें शायद कुछ लोगों को इस पे एतराज़ था और वो बात आगे नहीं गई। उस वक्त तक मुझे मरी मुआहदे के तहत जो है ना निकलना पड़ा। और उसके बाद डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सीरियसनेस जो है वो हमें नजर आ रही है इस दफा। मैं तो देखिए ना, मैं फ्रैंकली आपको कहता हूं, मैं तो अपोजिशन में बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मसले का हल सियासी क़यादत के पास नहीं है। इस मसले का हल अस्करी क़यादत के पास है। अस्करी क़यादत अगर कन्विंस है तो फिर वो किसी को भेज सकता है, वो नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब मुझे दूसरी जानिब का पता नहीं है कि वो तैयार है या तैयार नहीं है, बट ये कि अगर यहाँ पे अस्करी क़यादत फैसला कर ले कि जी नेगोशिएशन करना है, वो जिसको भी भेज दे वो नेगोशिएशन करेगा, बशर्ते कि दूसरे फरीक़ें भी राजी हों। लेकिन यहाँ जो अहम है वही क़यादत है। अच्छा, सरदार अख्तर जान मैंगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने मुश्किल से जो है आप बिजी थे, टाइम निकाला आपने। ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं, क्या इमरान खान साहब का जो ऐलान है ये सिर्फ ऐलान की हद तक रहेगा या आप समझते हैं कि कुछ सीरियसनेस इस दफ़ा आपको दिख रही है? इससे पहले भी 2-3 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, आप खुद भी एक वक्त में नाराज थे, ऑल्दो आप लड़ाई पे नहीं सियासी लड़ाई पे बिलीव करते हैं। तो सर ओवर टू यू, क्या आप समझते हैं कि एक संजीदा एफर्ट है और होनी भी चाहिए इस वक्त? थैंक यू आदिल, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान की भी अभी तक समझ नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने जो ऐलान किया था, अगर मैं गलत ना हूं, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा है, फैसला नहीं किया है, सोचा है। और इंसान की सोच किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है, बिलखुसूस हमारे हुक्मरानों की सोच क्या, उनकी तो फैसले भी हमेशा तब्दील होते रहते हैं। आदिल, मैं नहीं समझता इसमें हुकूमत सीरियस है। मैं समझता हूँ ये मुज़ाकरात नहीं, ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक और मज़ाकरात है जो 1947 से बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक किए जा रहे हैं। आप देखें तो अयूब खान के कत्ल गारत गरी के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान के लोगों से माजरत की। उस दौरान जो ऑपरेशन हुआ, जावलक ने आके उसकी माजरत की। जनरल मुशर्रफ जब आए इक़्तिदार में, उसने सबकी तरफ से माजरत की और उसने जो कुछ किया उसकी कहीं पे आपको उस नज़ीर नहीं मिलेगी। और फिर जरदारी साहब आए, उसने भी माफी मांगी। मुज़ाकरात का इख्तियार असल में आदिल इनके पास है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस खत्ते में जो 2 इलाके हैं उनके इख्तियारात हमेशा अस्करी कुव्वत और जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है उन्होंने अपने पास रखे। एक मकबूजा या मफ्तूहा कश्मीर और दूसरा जो है मकबूजा या मफ्तूहा बलूचिस्तान।
किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को इनके बारे में मसाइल को हल करने के लिए इख्तियारात नहीं दिए गए। और आज शाहजैन बुगटी को उन्होंने मुशीर तैनात कर और ये टास्क दिया हुआ है। मेरे ख्याल में अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो उससे बात करने के लिए तैयार होंगे नहीं होंगे, उनका अपना वर्जन होगा। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड जो रियलिटी है उसको तो पहले एक्सेप्ट करें आप। यहाँ पर क्या आज दिन तक जो कुछ हुआ है उस पर एस्टेब्लिशमेंट पछताई है नहीं। आज दिन तक जो लोग मिसिंग हुए हैं, जो मिसिंग पर्सन के जो हम कह के हमारे गले सूख गए हैं और उनके लवाकिन जो है ना रोजाना मुख्तलिफ प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं, उनका तो कोई पुरसा हाल ही नहीं है। ठीक, इन मसलों को हल करें, इनकी जो ग्रीवियंस है उनको तो दूर करें। उसके लिए कम से कम आपको स्विट्जरलैंड और लंदन के टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो 6 नुकात रखे थे आदिल जी, उसमें तो ना प्राइम मिनिस्टर को किसी मुशीर की तैनाती की जरूरत थी, ना ही अगर वो वाकई अपने आप को आईनी वज़ीर आज़म समझते हैं तो उसके लिए किसी अस्करियत की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर भी जब भी हम उससे मुलाकात करते थे और वो हमें कहते थे कि जाके आर्मी चीफ से बात करें या DGISI से बात करके बलूचिस्तान के मसले को वॉल्व करें, तो उनकी न कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बल्कि उनके जो अमल से ये बात पता चली है कि अस्करी कुव्वत कभी नहीं चाहेगी कि बलूचिस्तान का मसला हल हो, क्योंकि बलूचिस्तान एक सोने की चिड़िया है उनके साथ, उनके हाथ में, कभी रेकोडक की शक्ल में, कभी सीपेक की शक्ल में, कभी ग्वादर की शक्ल में। वो उस सोने की चिड़िया को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। ठीक, चलें सरदार अख्तर मैंगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े जो सरदार साहब ने रेस किए और मालिक बलोच साहब ने रेस किए उनका जवाब लेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बलोचिस्तान के मामलात पर जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि जो लड़ने वाले नाराज़ बलोच जो सेगमेंट्स हैं उनके साथ वो सोच रहे हैं एंगेज करें, और उस पर तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। सरदार अख्तर जान मैंगल जो कि BNP के सरबराह भी हैं, साबिक वज़ीर आला भी हैं, और डॉक्टर मालिक बलोच साहब को भी आपने सुना जो खुद नेशनल पार्टी के भी सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आला भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया, अब शाहजैन बुगटी साहब को अपॉइंट भी कर दिया गया है, उस पर डिटेल डिस्कशन आपसे करेंगे, लेकिन व्हाट्स द प्लान? क्या अभी तक कोई कंक्रीट प्लान बना है कि किन किन से एंगेज किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखी जाएंगी, या फिलहाल इट्स टू अर्ली? देखिए, ये जो प्लान है, पहली बात तो जाहिर है कि एक जब भी मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी बात करेगा तो वो कंक्रीट ही बात होगी, उसको जाहिर है आप लाइटली तो नहीं ले सकते। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर जो बात की थी वो क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि बलूचिस्तान में जो नाराज़ हैं उनसे बात भी की जाए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शाहजैन बुगटी साहब को रिकन्सिलिएशन के लिए अपना स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया है। अब तीसरे मरहले में ये बात आएगी कि कौन से ग्रोह हैं जिनसे बातचीत हो सकती है, कौन से हैं जिनसे बात का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर यह होगी कि जो बात हो सकती है वो क्या बात हो सकती है और क्या कंसेशंस हैं जो कि रियासत पाकिस्तान ऑफ़र कर सकती है और क्या है जो हम ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से आपको मालूम है कि जो इंडिया लिंक्ड ग्रुप्स हैं उनको हमने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया है, उनसे जो मामलात हैं वो नहीं होंगे और उनको हम जो कानून के मुताबिक जो ट्रीटमेंट गद्दारों की होती है वही होगी। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, इसमें मैं दोबारा आऊँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि ये वो लोग हैं उनमें से कुछ जिनको इंडिया ने इस्तेमाल किया है। अब इसका मतलब ये है कि वो इंडिया से लिंक थे इसलिए इस्तेमाल हुए, उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आप अभी ये फरमा रहे हैं कि जी उनसे नहीं होगी बातचीत, उनको एंगेज नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, अगर क्लियर कर दें। नहीं, इंडिया लिंक्ड होना एक और चीज़ है और एक इस्तेमाल हो जाना एक अलहदा चीज़ है। मसलन जो लोग जानबूझ करके हिंदुस्तान से पैसे लेकर के पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कराते रहे हैं, जाहिर है कि उनसे बातचीत जो है वो होना मुश्किल है।
और जो लोग जो हैं वो अपने जिनको किसी वजह से कोई इनजस्टिस की शिकायत है या कुछ है और वो एक उसमें हत्थे चढ़ गए हैं, वो एक अलग बात। तो हत्थे चढ़े मतलब कि अगर उन्होंने इंडिया ने डायरेक्टली जिनको इस्तेमाल किया उनसे बातचीत नहीं होगी, अगर इनडायरेक्टली कोई इस्तेमाल हुआ है तो उनके साथ करने के तैयार है। ये देखो ना, ये कॉम्प्लेक्स होगा, केस टू केस देखेंगे कि किसके केस की क्या नौयत। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, तो इसमें व्हाई डू यू थिंक इस वे फॉरवर्ड, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है जिनमें सरफराज बुगटी साहब जो हैं एक्स इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़ी उन्होंने मेहनत भी की है बलूचिस्तान में, अभी भी आपके यहाँ पर इत्तेहादी हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हाई टॉक टू देम इन फर्स्ट प्लेस, जो कि लड़ रहे हैं और रियासत के खिलाफ जिन्होंने जो कुछ किया या शदीद जो नाराज़ हैं पाकिस्तान के बारे में, वो जो खिलाफ बातें करते हैं, उनके साथ एंगेज करना जरूरी ही नहीं है। ये एक बड़ा एक हार्ड लाइन पॉइंट ऑफ व्यू भी है। नहीं, ये नुक्ता नजर है बिल्कुल, और इसमें अपना इसका वजन है। और सरफराज बुगटी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने देखिए बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, आप उनके नुक्ता नज़र को मुस्तरद तो नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, केस टू केस बेसिस पे देखेंगे कि किन लोग हैं जिनसे बातचीत हो सकती है, कौन है जिनसे बातचीत नहीं हो सकती, ये केस टू केस बेस पे देखेंगे। और ये नुक्ता नज़र जो सरफराज बुगटी साहब का है और मुझे उनका बड़ा एहतराम है, वो कल मिल भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आपसे पहले मालिक बलोच साहब और अख्तर जान मैंगल साहब दो बड़े रिस्पेक्टेबल और बहुत बड़े सियासतदान माने जाते हैं बलूचिस्तान के। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नहीं करता किसको अपॉइंट किया जाए बातचीत के लिए, किसको ना किया जाए, जो मैटर करता है वो सीरियसनेस है जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना लेना देना इससे नहीं है। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया है, ये सीरियसनेस इस्लामाबाद में उनको अभी भी नज़र नहीं आ रही। क्या आपको नज़र आ रही है बतौर वज़ीर इत्तलात कि जी गवर्नमेंट की सीरियसनेस ना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह कहा है, लेकिन अस्करी क़यादत की भी उतनी ही सीरियसनेस है जितनी की गवर्नमेंट की है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अख्तर मेंगल साहब ने जब बजट में पैसे रखवाने होते हैं तो उस वक्त तो उनको एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू नहीं करनी पड़ती, उस वक्त तो उनको हुकूमत से ही गुफ्तगू करनी पड़ती है। और इसी तरीके से जब उनको बाकी कोई काम अपने होते हैं तो उनको हुकूमत से ही बातचीत करनी पड़ती है। तीसरी बात यह है कि ये एक फ़र्क डालना पाकिस्तान में एक तबके का रवाज है कि हुकूमत अलहदा है, फ़ौज अलहदा है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और फैसला जो है वो इमरान खान करते हैं। नुक्ता नज़र हम सबका लेते हैं, बातचीत सबसे करते हैं, और इमरान खान का जो फैसला होता है उसमें हमेशा इदारों की भरपूर एआनत शामिल रही है, मुआवनत शामिल रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला है उसके ऊपर भी यही अमल होगा। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, इससे पहले मालिक बलोच साहब ने, सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने 2015-16 में एक एफर्ट की, जाके वहाँ पे बरमदाग और खान अफकलात उनसे बाहर मुलाकातें भी की, वो भी इतना कंक्रीट साबित नहीं हुआ। और बताया ये गया कि कुछ लोग जो हैं वो स्पॉयलर्स हैं अंदर, जो कि इस वक्त हुकूमतों में हैं मुख्तलिफ शक्लों में, वो नहीं चाहते कि वो नाराज़ रहनुमा जो बाहर हैं अगर वो आ गए तो इनका शेयर यहाँ पे कम हो जाएगा। इसको भी आपने ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो उसमें सेंसिटिविटीज़ भी ज़्यादा है और बड़ी कम्प्लेक्स भी है। तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं शायद वो आपके साथ बैठे हैं लेकिन वो चाहते ही ना हो कि ये बात आगे बढ़े। ये दोस्त हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स अपनी अपनी जो नुक्ता नज़र है उसको प्रमोट करते हैं। और लेकिन जब बातचीत होगी तो फिर एक इंक्लूसिव बातचीत होगी और उसमें देखते हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले फवाद चौधरी साहब, एक नाज़िम वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बलूचिस्तान पे तफसीली गुफ्तगू हुई। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, 2 दिन पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो सामने आई रिपोर्ट, उसमें इमरान खान साहब को फ्रीडम ऑफ प्रेस का शिकारी कहा गया, प्रेडेटर कहा गया, और आपने एक शो में ये कहा कि जी हम उनसे रब्ता करके पूछेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, हम उनको लिखेंगे। तो क्या आपने उनको लिखा? क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट में क्राइटेरिया तो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ओवर टू यू चौधरी साहब।
जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि हमने ओपिनियंस ली हैं एक्सपर्ट्स से। तो हमने उनसे पूछा है कि आपने किन एक्सपर्ट्स से ओपिनियन ली है और आपको उन एक्सपर्ट्स ने किस बुनियाद पे ये ओपिनियन दी है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल साजिश हो रही है जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान के खिलाफ लाने के लिए, चाहे फैटफ हो, चाहे जीपीएस स्टेटस हो, ये तमाम जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ख़ास तबका जो है वो पाकिस्तान के बाहर ये इम्प्रेशन देता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि 200 चैनल्स हैं, 43 तो फॉरेन चैनल्स हैं और इतना बड़ा मीडिया है पाकिस्तान का, इस किसी थर्ड वर्ल्ड में तो इसकी मिसाल ही नहीं है जितना पाकिस्तान का बड़ा मीडिया है। और फर्स्ट वर्ल्ड से भी कहीं ज़्यादा हमारे फ्रीडम्स हैं क्योंकि हमारे यहाँ डैमेजेस लॉ ही नहीं है। हमारे यहाँ सहाफ़ी तो इतने आज़ाद हैं कि वो किसी की भी पगड़ी उछाल दें, उसके पास कोई रेमेडी नहीं है कि वो कोई क्या करे। कोई टीवी किसी के पीछे पड़ जाए, आप क्या कर लेंगे? यहाँ डैमेजेस लॉ ही नहीं है। तो यहाँ तो इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पे तो उल्टा हिसाब है। और इसीलिए हमने उनसे पूछा है कि जनाब हमें बताइए तो सही कि आपने क्या क्राइटेरिया अदा किया। पिछली दफ़ा जब जर्मन एम्बेसडर मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा जी आपके पास कितने इंसिडेंट्स हैं? तो उन्होंने कहा जी 8-9 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मैंने कहा 900 इंसिडेंट्स इस्लामोफोबिया के जर्मनी में हुए हैं, हमने तो नहीं इसके ऊपर इस तरह से बात की। 8-9 इंसिडेंट्स अगर हुए हैं और उसके ऊपर हमें पता है नहीं है क्या नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर पाकिस्तान के अंदर एक तबका है जो कि जब बाहर से बात शुरू होती है, खुसूसन एक डिसइंफो लैब टाइप जो रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसको यहाँ पे हवा दी जाती है। ये 40-50 लोग और हैं जो यहाँ पे इसको हवा देते हैं और जाहिर है कि उनका भी एक इशूज़ है उनके। ठीक, अच्छा चोई साहब, लेकिन देखें फ्रीडम दो चीज़ें, फ्रीडम ऑफ प्रेस और अटैक्स और इंटिमिडेशन जर्नलिस्टों की। अगर सिर्फ अटैक्स की बात कर लें तो देखें, अगर असद तूर का मामला हो, मतीउल्लाह जान का हो, एक दो और हैं उनका हो, अगर तो मुल्ज़िमान ही नहीं पकड़े जाते तो फिर जाहिर बात है वो बाहर बैठ के कौन साजिशें कर रहा है। ये तो उनके इधर ही इस्लामाबाद में ही उन पर अटैक हुए हैं। देखिए, ओवरऑल तकरीबन जो है ये इन सालों में को 88 के करीब वाक़यात हुए। 88 में से तकरीबन आप समझिए कि 2/3 से ज़्यादा जो वाक़यात हैं उनमें लोग पकड़े गए, उनमें लोग गिरफ्तार हुए और उनमें सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आई। अब अगर आप ये कहें कि 2/3 जो पकड़े गए हैं उनको तो छोड़ दें, लेकिन जो 2-4 नहीं पकड़े गए और अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसकी बुनियाद पे मैंने अपनी ओपिनियन बनानी है, तो फिर ये तो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं रोक सकता। नहीं चोई साहब, जो फ्रीडम नेटवर्क के आदाद शुमार हैं 2021 के 148 केसेस हुए हैं और ये पिछले साल की निस्बत 40% इसमें इजाफा हुआ है। और इस्लामाबाद को तो उन्होंने मोस्ट डेंजरस सिटी फॉर जर्नलिस्ट भी करार दिया है। तो ये जो ठीक है आपने कुछ लोग तो पकड़े होंगे, लेकिन ये जो अकरेंस की फ्रिक्वेंसी है दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और ये आपकी गवर्नमेंट जब से आई है तो इंडेक्स में हम वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस के 139 नंबर पर थे, इस वक्त 149 में है, 6 हम नीचे आ चुके हैं। तो कुछ तो होगा, ये तो नहीं कि सारे लोग साजिशें कर रहे हैं और सारा जो है ये एक गैर मुल्की एजेंडा है। नहीं, तो कुछ है ना, इसलिए कि पाकिस्तान को आपने इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना है और ज्यादातर साजिशें हो रही हैं। मसलन अभी आपने नाम लिए हैं 148, जरा पढ़ने शुरू करें ना, इनमें कितने लोग जो हैं उनको हुकूमत ने करवाया है या क्या हुआ है। ये सारे लोगों के इंडिविजुअल केसेस हैं, टेररिज्म के केसेस हैं। अब टेररिज्म में तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो सहाफ़ियों से ज़्यादा खतरे में हैं, तो फिर क्या हम डिक्लेयर करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं बेचारे यहाँ पे उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया? इस तरह तो नहीं होता, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। 2-4 लोग हैं तोते की तरह दिन रात लगे रहते हैं, 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जाली बनी हुई है सहाफ़ियों की, वो उनकी मदद करती रहती हैं। सो इट्स एन एजेंडा जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक, चलें फवाद चोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, कुछ मुल्क की सियासत की बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजक्कार सलीम साफ़ी में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त एक तरफ खित्ते में अहम सियासी पेशरफ्त हो रही है जिसका मरकज़ अफगानिस्तान है, जहाँ से अमेरिका 20 साल बाद इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि पहले सितंबर तक इनखिला मुकम्मल करने का ऐलान किया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान अमेरिका अपने तकरीबन 90% फ़ौजी वहाँ से निकाल चुका है। और इस दौरान सबसे अहम बात, गुज़श्ता दिनों बाग्राम एयरबेस का रातों रात अचानक खाली कर जाना था, जो अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है कि आया अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से अफगान हुकाम को आगाह किया था या नहीं। अमरीकी जाते जाते अपने पीछे अपना सामान ही नहीं बल्कि ख़तरनाक और जदीद हथियार भी पीछे छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर अफगान तालिबान काबिज हो रहे हैं। और ये सबसे ख़तरनाक अमर है। साथ ही सूरत हाल ये है कि अमरीका जहाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ से जा रहा है, वहीं तालिबान अपनी पेशकदमी कर रहे हैं, जिनके सामने अफगान फोर्सेस इस वक्त बेबस नज़र आ रही हैं। कई सरहदी मकामात पर जो है वो वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल में अफगान अवान जो है वो कशमकश की कैफियत से दो चार हैं और लाखों की तादाद में आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर मकामी आबादी की पड़ोसी ममालिक की तरफ नकल मकानी का कभी इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर जारी बात है पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत पहले से मौजूद 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की मरहलावार वापसी का सोच रही है, लेकिन सरहद की दूसरी तरफ मामला कुछ और ही है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ गई हैं और वो सिक्योरिटी सूरत हाल के चैलेंज की सूरत में बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसकी बात कर रहे हैं, जिससे इल्ज़ाम हुकूमत जो है वो इंडिया पर लगा रही है। दूसरी जानिब इंडिया अफगानिस्तान में अपने किए जाने के बाद जो है वो अपनी जगह बरकरार रखने के लिए दीगर ममालिक के साथ राब्ते काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। इसी दौरान अमेरिका की जानिब से पहली मरतबा इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से कल बड़ी अहम बात की गई। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने यहाँ ये कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ महाज़ों पर अमेरिका के साथ शराकतदार है और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम की बात हो तो अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरक हैं। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ख़ुद कोई रब्ता उनके ऑफिस की जानिब से नहीं हुआ। और इस बेरुखी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ पहले ही ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस मरतबा स्केप गोट नहीं बनेगा। इन सो मैनी वर्ड्स, बिल्कुल क्लियरली और कैंडिडली ये बात भी हुई है, उनको कहा भी है। प्रॉब्लम ये है आदिल कि देखें ये वाला जो मामला है, अभी हम उनको कह रहे हैं जी हम बिल्कुल स्केपगोट नहीं आपको करने देंगे, हम हकायक सामने रखेंगे, और वो कहते हैं जी हम आपको बिल्कुल स्केपगोट नहीं करेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन वो तो तब जब वक्त आएगा तो पता चलेगा ना। ये तो थी नाज़रीन अफगानिस्तान की बात। अगर पाकिस्तान की दाखिली सियासत और मामलात पर बात करें तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले सियासी महाज पर अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे पर नश्तर बरसा रही हैं। PDM प्लेटफॉर्म की नाकामी के बाद वैसे ही दोनों जमातों के दरमियान काफ़ी दूरियां आ चुकी थी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो तो नून लीग के जलसों और जुलूसों में उनको बिल्कुल घसीट रहे हैं। चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला कर। अब इस सारे तनाजुर में एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त चूंकि बजट भी मंजूर हो चुका है, बाकी मामलात भी, मईशत भी ट्रैक पर आ रही है, अच्छी खबरें जो है आना शुरू हो गई हैं, तो अपोजिशन टफ टाइम नहीं दे पा रही और तहरीक इंसाफ इस वक्त अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। तो ऑल इज़ वेल एट तहरीक इंसाफ एंड क्या वाकई ऐसे है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। साफ़ी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब सेटल डाउन हो चुकी है, बजट पास हो चुका है, असम्बली के मामला ठीक है, मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं, तो अब कोई चैलेंज बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। आप एग्री करेंगे मुझसे? मेरे ख्याल में अपोजिशन तो कभी भी इस हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं रही है, बल्कि अपोजिशन ने कभी भी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया। और इस वक्त तो अगर आप देखें तो अपोजिशन की बाज़ जमातें, बिलखसूस बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी, वो दिन रात हुकूमत और हुकूमत के सरपरस्तों की खिदमत में लगे रहते हैं। तो वो जो चैलेंज है, यानी हुकूमत का ख़ुद अपने लिए चैलेंज होना, वो भी बरकरार है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात वो भी बरकरार है। लेकिन वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पहले से ना प्रिडिक्शन किया जा सकता है और ना तज्जिया किया जा सकता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात खुशगवार रहते हैं तो फिर ये दूसरा चैलेंज भी चैलेंज नहीं रहता, क्योंकि फिर उनकी गलतियों से सरफ नज़र भी किया जाता है और उनके ब्लंडर्स पे खामोशी भी इख्तियार की जाती है। लेकिन अगर उधर ताल्लुकात ख़राब हो जाएं तो फिर आपने देखा होगा कि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब
मिलिट्री लीडरशिप की तब्दीली के बाद कितने मुतमईन थे। वज़ीर आज़म हाउस में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, लेकिन जब उधर से मामला ख़राब हुआ तो फिर आपने देखा कि अच्छा सावी साहब, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की हुकूमत के ताल्लुकात का स्टेटस क्या है? क्या ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं चंद महीने पहले से? क्योंकि जब आम आदमी भी कन्विंस था कि जी खान साहब की कारकर्दगी ठीक नहीं, और जाहिर बात है मिलिट्री लीडरशिप की भी शायद यही राय थी, उस वजह से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। इस वक्त सिचुएशन क्या है? नहीं देखें, एक हवाले से अगर आए तो इस सेटअप को लाने की बहुत हेवी प्राइस पे की गई है। वो इदारों के मुतनाज़ा बन जाने की सूरत में भी जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया, मीडिया को इस्तेमाल किया गया, नैब को बुरी तरह इस्तेमाल किया गया, फिर सियासी अनासर की दुश्मनियाँ ली गई। तो जितनी बड़ी इसकी कीमत थी उतनी ही ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस वो मायूसकुन है। तो वो एक दबाव तो है अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मुतबादिल, और इमरान खान साहब खुद उसको समझते भी हैं, और एक दो मरतबा उन्होंने कहा भी था कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं है। वो बदकिस्मती ये है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, खुसूसन पीपल्स पार्टी ताबेदारी तो PTI से ज़्यादा कर रही है, लेकिन अभी तक वो मुतबादिल नहीं बन सकी हैं। तो जब तक कोई मुतबादिल नहीं बन जाता तो फिर जाहिर है कि इस सेटअप को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा साहब साहब, नून लीग के सियासी जो दो बयानी हैं, घंटों उस पर हम सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। इस वक्त जो नून लीग की सियासत है, ये बताया जा रहा है कि वो आइंदा इंतखाबात को देख कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो कर रहे हैं वो नवाज शरीफ की मर्जी से कर रहे हैं, जो मरियम कर रही हैं वो भी नवाज शरीफ की मर्जी से कर रही हैं, अगरचे दोनों बयानों में बड़ा फर्क है बयानियों में। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी कुछ मियां नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और मर्जी के बगैर नहीं किया है। दोनों के बयानियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों का तरीक़ाकार और बयानिया कभी भी एक नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब कभी भी न माजी में नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़े हुए हैं, न मुस्तक़बिल में खड़े होंगे। और जो भी कुछ होता है तो वो पूरे ख़ानदान और बिलखसूस दोनों भाइयों के मशवरे से होता है। तो कभी आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को मौका दिया जाता है कई माह तक कि वो कारगर साबित होता है या नहीं। फिर जब वो नहीं होता तो नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए को आगे कर लेते हैं। लेकिन पहले ये होता था कि ये दोनों के बयानिए चंद माह के लिए चलते थे। अब इस तरह लगता है कि दोनों बयानियों को पैरेलल चलाने की कोशिश की जा रही है, या दिनों की बुनियाद पे सुबह एक बयानिया और शाम को दूसरा बयानिया। पीपल्स पार्टी का फिर आलमिया ये है कि उसकी सारी सियासत तो मजबूरी और कमज़ोरी के गिर्द घूम रही है। सिंध हुकूमत उसकी कमज़ोरी और नैब केसेस उसकी मजबूरी है। तो इसीलिए अपोजिशन जो है, न पहले कोई खतरा थी हुकूमत के लिए, न अब। अच्छा, तो सावी साहब नून लीग का अगर ये बयानिया के चलने की वजह इस वक्त वो अगर आम इंतखाबात हैं, तो देखिए मरियम नवाज साहबा जो है वो मजामत वाला बयानिया लेकर चल रही हैं। तो जाहिर बात है इसी तरह अगर वो जारी रहा तो इलेक्शन में एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि उनको नुकसान हो सकता है, एहतमाल इस बात का है। लेकिन मरियम नवाज साहबा दूसरी जानिब मकबूल भी हैं। उनके बगैर नून लीग का आगे चलना, मतलब जो एक उनका क्राउड वो पुलर भी है और नून लीग के वर्कर को उनसे लगाव भी है, मुश्किल सिचुएशन लग रही है। नहीं, इस बयानिए के बारे में भी दो बयानिए हैं। एक बयानिया या एक तजिया ये है कि अगर ये इनकलाबी बयानिया रहता है, क्योंकि वोट तो उसके नतीजे में पड़ता है, और क्राउड पुलर तो मरियम नवाज़ अगर है तो वो इस बयानिए की वजह से है। दूसरी राय ये है कि इस बयानिए को लेकर चलना ये ख़ुदकुशी है और ये इलेक्शन में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहबा का ये लहजा होगा तो उनको कभी भी इक़्तिदार में आने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये जो नैरेटिव है ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि वोट भी उस बयानिए को पड़ता है और लोग भी उसको अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन फिर जो पाकिस्तान के मारूज़ी हक़ाइक़ है उसको जब हम देखते हैं तो फिर इस तरह के लोगों का इक़्तिदार में आना भी महाल होता है। तो ये अभी सरदस्त तो एक मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक लिहाज से एक जुआ कर रही है, लेकिन इलेक्शन के करीब जाके ये मालूम होगा
कि वो किस बयानिए के साथ इलेक्शन में जाती है। अच्छा साबिर साहब, जाते हुए ज़रा अफगानिस्तान पे बात कर लें। आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा अहम बयान दिया कि जी अफगानिस्तान में अगर अमन की बात हो तो अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरक हैं। हालांकि अभी तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस तरह के राब्ते नहीं हुए जिस तरह के एक एलाइड मुल्क के साथ होने चाहिए। खान साहब के साथ अभी तक नहीं हुए। नहीं, मेरे ख्याल में ये एक रिवायती बयान है और ज़ाहिर बात है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में न एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती हैं और जो भी मुल्क होता है फिर अमेरिका जैसे लोग वो ये तो नहीं कह सकते कि या वो अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहते या वो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में चलना नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका और तालिबान की जो डील हुई है वो पाकिस्तान के ताउन ही से मुमकिन हुआ है और पाकिस्तान के उस ताउन पे अमरीकी सदर ने भी शुक्रिया अदा किया है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी किया है, उन ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी किया है और अभी भी आगे अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो किसी न किसी लेवल पे उनको पाकिस्तान का ताउन दरकार है। और ज़ाहिरी मौक़िफ़ तो अमेरिका का यही है कि वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है और अफ़गान दलों के दरमियान रिकन्सिलिएशन चाहता है। तो उस कंटेक्स्ट में तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को वो इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन बाकी अगर आप देखें कि पिछले 6-7 महीनों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की हैसियत में पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट करे। अभी तक वो पाकिस्तान को सिर्फ अफ़गानिस्तान के आईने में देख रहा है, तो उसके लिए तो अमेरिका तैयार नहीं है। खुद प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान साहब की मुबारकबाद की कॉल भी अटेंड नहीं की है। और ये लोग भी जब आते हैं इसी कंटेक्स्ट में, अगर अमेरिकी जनरल आता है या ज़ल्मे खलीलज़ाद आता है तो वो अपनी मुलाकातों को सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप और मोहम्मद सादिक साहब तक कन्फाइन रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ अभी भी पाकिस्तान को सिर्फ अफ़गानिस्तान के आईने में देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनका पाकिस्तान को साथ चलाने का इरादा नज़र नहीं आता। सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। साज़ीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।